हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मे बी कुछ क्वेश्चंस को देख के आप लोगों को लगता है कि आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो करें। आप देखें कि उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी है, एंड एक बार अप्रोच कर लेंगे तो रीजनिंग बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में एज सच कोई बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, जस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन होते हैं। तो अप्रोच को आप बार बार देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, देन जब समझ आ जाए तो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो बहुत ईजी है, सब सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और उससे रिलेटेड फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि पहला हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिकली जो हम लोगों ने कवर किया है उसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा है, तो हमने डायरेक्शन में क्या बताया था कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो ही अप्रोचेस की नीड होती है। दो अप्रोचेस कौन कौन? एक तो हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर, और एक क्या होना चाहिए, हमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, ठीक है। हमने उस टाइम भी यही बताया था। दिशा का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेसिकली इसमें जो सवाल आते बस ये कहता है कि वो ईस्ट में गया, ईस्ट से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से साउथ में चला गया, साउथ से नॉर्थ में चला गया, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या करता है कि कुछ ऐसी और ऐसी डायरेक्शन की वैल्यूज दे देता है कि मान लीजिए ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, तो कहेगा कि यहाँ से चलना शुरू किया तो ये वाली डिस्टेंस बताओ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यानी कि हमें डायरेक्शन को समझ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो अप्रोचेस की नीड है, किसकी किसकी? दिशा के ज्ञान की और पाइथागोरस थ्योरम की। अब उसके बाद हम लोगों ने क्यूब पढ़ा था। क्यूब में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्यूब में हमने कहा था दो ही तरह के सवाल आते, एक कटिंग ऑफ क्यूब पे और एक पेंटिंग ऑफ क्यूब पे। तो कटिंग ऑफ क्यूब में हमने क्या कहा था कि क्यूब वाले में कि एक जो आएगा कटिंग ऑफ क्यूब में, उसमें हमने बताया था कि क्यूब को कट करने का तरीका, ठीक है। हमने यही कहा था कि क्यूब को किस तरह से कट करना। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब चाहिए तो हम कट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेंगे, और अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब चाहिए, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्यूब चाहिए, तो कट हमें तीनों डायरेक्शन में करना चाहिए। हमने यही समझाया था, एक डायरेक्शन तीन डायरेक्शन, मतलब यही कि हमने ऐसे बना करके बताया था कि अगर हमने दो कट एक ही डायरेक्शन में लगाया तो कितने क्यूब मिले? 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया कि दो कट को दो अलग अलग डायरेक्शन में लगा दिया, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, तो अब कितने नंबर ऑफ कट क्यूब मिले? 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ क्यूब मिले। तो देखिए, सेम नंबर ऑफ कट को जब हम डायरेक्शन बदल दे रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि अलग अलग नंबर ऑफ क्यूब मिल रहा है। तो सेम अगर एक ही डायरेक्शन में कट करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब मिलेंगे, और अलग अलग डायरेक्शन में कट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब मिलेंगे। और इसमें हमने एक और चीजें बताई थी कटिंग में ही कि किस तरह का सवाल आ सकता है। सवाल में हमारे ये कह दे कि आपको गिवन रहे नंबर ऑफ क्यूब और आपसे नंबर ऑफ कट पूछे, ठीक है, ये पूछे। तो हमने क्या कहा था कि जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ क्यूब 45 दिया हुआ और नंबर ऑफ कट पूछ रहा है, तो हमने कहा था इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब का एलसीएम ले लेते हैं। तो और ये दिए गए को एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इस तरह से, 3 इंटू 3 इंटू पी। फिर हमने कहा था कि ये देखिए नंबर ऑफ क्यूब है, कट नहीं है। कट होता है, देखिए कट में क्या होता है कि कट से अगर क्यूब बनाना है तो हम कट में एक ऐड कर देते हैं, और अगर हमें क्यूब से कट बनाना है तो हम क्यूब में से एक माइनस कर देते हैं। ये सब हमने समझाया था। तो अभी हमने क्या कहा, नंबर ऑफ क्यूब 45 दिया था, हमने उसका एलसीएम लिया, हमें ये कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है। ये हमें क्यूब का कॉम्बिनेशन मिला। कट के लिए हम क्या करेंगे, एक इससे कम करेंगे तो ये 2, फिर प्लस लगाएंगे, एक इससे कम करेंगे 2, फिर प्लस, एक इससे कम करेंगे 4, कितना हो गया? 2 + 2 + 4 8, यानी कि टोटल कितने कट हो गए? 8 कट हो गए, ठीक है। तो क्यूब, कट से क्यूब ऐसे बनता है और क्यूब से कट ऐसे बनता है। हमने कहा था कटिंग में इस तरह के सवाल आएंगे। एक हमने कहा था कि कलरिंग आएगा, ये कहा जाएगा कि एक बड़ा सा क्यूब था, उसे हमने कलर कर दिया, मान लीजिए एक कलर से, दो कलर से, तीन कलर से, वॉट एवर जितने भी कलर से हमने क्या किया, कलर कर दिया।
उसके बाद हमने क्या किया, उस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया। कट करने के बाद हमसे जो पूछता है, हमसे पूछता है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 3 फेस रंगे होंगे, ऐसे कितने होंगे जिनके 2 फेस रंगे होंगे, और ऐसे कितने होंगे जिनके 1 फेस। तो हमने कहा था इसको करने के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे हमें सीधे फॉर्मूला लगाना है। अगर एक फेस पूछ रहा है तो एक फेस के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। और n क्या होता है, n जो होता है वो छोटे घनों की संख्या होती है, छोटे घनों की संख्या, यानी कि कैपिटल N होती है बड़े घनों की संख्या, और उसे जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं तो जो छोटे छोटे घन निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मॉल n, ठीक है। और अगर कहे कि 2 फेस कम से कम रंगे हो तो वहां हम लोग यूज करेंगे 12n-2। और अगर कहे कि 3 फेस रंगे हो क्यूब के, तो हमने कहा 3 फेस रंगे हुए कोई भी क्यूब हो उसके 8 ही क्यूब हो सकते हैं। और अगर पूछे कि 4 फेस रंगे हो तो ऐसे 0 क्यूब होते हैं, कोई भी क्यूब के 4 फेस रंगे नहीं हो सकते। और अगर कहे नो फेस यानी कि कुछ भी पेंट ना हो, अनपेंटेड हो, तो वहां हम लोग n-2 का होल क्यूब ये फॉर्मूला लगाते हैं। और ज्यादा और इन्हीं में से ही हमारे सवाल भी आते हैं। तो यानी कि देखिए डायरेक्शन हमने समझाया, डायरेक्शन के अप्रोचेस 2 थे, एक हमारे डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने क्यूब में बताया कि हमें 2 तरह के सवाल आते हैं, कटिंग ऑफ क्यूब। कटिंग ऑफ क्यूब में ऐसा आता है कि नंबर ऑफ क्यूब देता है, नंबर ऑफ कट पूछता है, या नंबर ऑफ कट देता है और नंबर ऑफ क्यूब पूछता है। और दूसरा हमने बताया कि पेंटिंग ऑफ क्यूब आता है, और पेंटिंग ऑफ क्यूब में भी सिर्फ यही 4 चीज पूछता है कि 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस या 9 फेस। नो फेस कौन से ऐसे होंगे। फिर हमने कहा कि ब्लड रिलेशन, फिर हमने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन में हमने क्या बताया था कि मम्मी हो या पापा हो, दोनों के भाई बहन हमेशा अंकल और आंटी ही होंगे। और मम्मी पापा के मतलब मम्मी के पापा मम्मी हो या पापा के पापा मम्मी हो, यानी कि दादा दादी या नाना नानी हो, वो हमेशा ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही होंगे, ये हमने बताया था। और हमने कहा था कि ओनली सन या ओनली डॉटर लिखा हो तो उसका मतलब वो खुद, अगर हम बता रहे हैं कि हम अपनी मम्मी की ओनली डॉटर हैं तो मतलब हम खुद, या अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के ओनली सन है तो मतलब वो खुद है, ठीक है। एक हमने ये बताया था। और एक हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन में पहले जिसका नाम आएगा रिश्ता उसी से बताएंगे। जैसे अगर ये कह दे कि जे का के से क्या रिश्ता है, तो मे बी कि ये दोनों क्या हो, सन और फादर हो, कि जे जो हो वो सन हो और के जो हो फादर हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करके आया कि के जे का पिता है, ऑप्शन में फादर था, उसमें टिक लगा दिया। नहीं, हमें उस पे लगाना है टिक जो पहला वाला नाम हो उसका जो रिश्ता दूसरे वाले नाम से हो, यानी कि जे के का क्या है बेटा, यानी कि सन पे हमें टिक लगाना होगा। तो ये इतनी चीजें हमने बताई थी। फिर हमने देखे टाइम में क्या सॉल्व कराया था। हमने टाइम में बताया था कि अगर टाइम में हमसे मिरर इमेज का सवाल पूछे, सॉरी इमेज का, तो इमेज भी हमने कहा था 2 तरह के होते हैं, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। तो हमने कहा था कि अगर मिरर इमेज पूछ रहा है तो हम सीधे 12 बजे में से घटा देते हैं, और अगर वाटर इमेज पूछ रहा है तो 18:30 बजे यानी कि 18:30 से घटा देंगे। और हमने क्या कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल पूछे तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिनट इज इक्वल टू 2/11 इनिशियल इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा। और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी टाइम का रेशियो 1:5 या 1:6 हो तो सीधे दिए गए टाइम का जो मिनट होगा उसका हम हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। फिर हमने ये भी कहा था कि ये भी बताया था कि एक दिन में 22 बार दो घंटे और मिनट की सुई क्या होती है, एक दूसरे पे ओवरलैप मतलब कॉन्साइड कर जाती है, और 22 बार ऐसा होता है जब वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, और 44 बार एक दिन में क्या होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये इतनी चीजें हमने पढ़ाई थी। तो आइए चलते हैं, क्विक रिवीजन एक हम लोगों का हो गया, अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हम लोगों के क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि P इज 60 मीटर, ठीक है, क्या कह रहा है, P इज 60 मीटर ईस्ट ऑफ Q। तो चलिए हम बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो P को कह रहा है कि वो क्या है, 60 मीटर है साउथ ईस्ट, यानी कि ये हमारे जो डायरेक्शन होते हैं ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो P जो है वो 60 मीटर कहाँ है, साउथ ईस्ट पे, यानी कि यहाँ इस तरफ 60 मीटर साउथ ईस्ट पे कौन है, P। फिर क्या कह रहा है, R जो है वो 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट पे, यानी कि ये हमारा R है 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट पे है,
ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन, देन आर इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पी, यानी कि आर ये जो है ये पी के किस डायरेक्शन में, तो देखिए पी के इधर इस तरफ आ रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नॉर्थ वो सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्चुअली ये 2 से लेके 5 तक की सारी डिटेल्स दी हुई है। क्या दी हुई है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्या लिखा, ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड है जिसमें ए बी सी डी और ई क्या है, स्टैंडिंग है, एज डिस्क्राइब बिलो, फेसिंग द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ उनकी डायरेक्शन है, यानी कि ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि इन सब का फेस जो ए बी सी डी ई सबका फेस नॉर्थ की ही तरफ है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है कि आइए इसको बना लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो इसे अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या लिखा है, बी इज 50 मीटर राइट ऑफ डी, बी क्या है, डी के 50 मीटर राइट है, तो हमने मान लिया यहाँ डी है, इसके 50 मीटर राइट, ये डी है और ये बी है, कहाँ पे, 50 मीटर राइट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, ए जो है वो बी के 60 मीटर साउथ पे, ये देखिए ये ईस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बी क्या कह रहा है, ए जो है वो बी के 60 मीटर साउथ, यानी कि इस डायरेक्शन में 60 मीटर तक चल के आया, कौन आया, ए आया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सी इज 40 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, यानी कि सी जो है वो डी के पूर्व, अरे सॉरी पश्चिम, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में है, यानी कि डी का वेस्ट इस डायरेक्शन में है, सी यहाँ है कितने मीटर पे, 40 मीटर पे। फिर क्या कह रहा है, ई इज 80 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, ए जो है वो ई के, सॉरी ई जो है वो ए के नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना है, 80 मीटर, तो ए हमारा साउथ में है तो इसका नॉर्थ इस डायरेक्शन में, और कितना है, 80 मीटर, इतना सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या इसके आगे, ये तो सारे डिटेल्स दिए हुए थे, सवाल में क्या पूछ रहा है कि इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम सी मीट्स डी फॉलोड बाय बी, ए एंड फॉलोड बाय बी, फिर क्या लिखा, ए एंड देन ई, यानी कि डी जो है वो बी ए फिर ई पे पहुंच रहा है। हाउ मेनी मीटर्स हैज ही वॉक्ड इफ ही हैज ट्रेवल द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू, क्या कह रहा है कि यदि एक लड़का सी से चलता है, डी से मिलता है, उसके बाद बी ए और ई से भी मिलता है, तो वो कितने मीटर चलता है, तो पहले इसे हम लोग बना लेते हैं, हम लोगों ने जो ऊपर बनाया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो हमने बनाया था कि यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट हमें बी मिला था, वो कितने डिस्टेंस पे था, डी से 50 मीटर, और डी से इधर वेस्ट पे एक पॉइंट सी मिला था, वो था 40 मीटर की दूरी पे, और बी से इधर यहाँ पे हमें ए मिला था, वो मिला था 60 मीटर की डिस्टेंस पे, और ए से साउथ डायरेक्शन में हमें ई मिला था 80 मीटर के डिस्टेंस पे। इतनी डिटेल्स दी हुई थी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अगर एक लड़का सी से चलता है और डी से मिलता है, यानी कि यहाँ से चलता है और यहाँ आता है, फिर डी से मिलने के बाद बी से मिलता है, और बी से मिलने के बाद ए, और ए से भी मिलने के बाद वापस किससे मिलता है, यानी कि यहाँ से चल के वापस ई पे मिलता है, तो वो कितना कितना मीटर चला। तो देखिए हमें दूरी बताना होता है, दूरी में हम सारी डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो देखिए सी से डी में कितना चला, 40, डी से बी में 50, फिर बी से ए तक जाने में 60 मीटर चला, और ए से ई तक जाने में 80 मीटर चला, है ना। तो इन सबको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 8 6 14, 14 5 19, 19 4 23, यानी कि 230 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 230 मीटर वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ तो देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है, C और E के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यानी कि ये C है और ये E है, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो हमें बताना है कितनी है। तो देखिए ये इतना तो 60 और पूरा कितना है 80, तो ये जो इतना होगा, ये इतना, ये कितना होगा 20। ठीक है, तो कितना चला, 40 चला, फिर 50 चला, फिर 20 चला, कितना हो गया 40 प्लस 50 प्लस 20, कितना हो गया 90 प्लस 20 110, यानी कि 110 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, हु इज द साउथ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन होगा जो डी के
बाईं ओर है, तो डी के जो हमारे बाईं ओर है वो कौन है, डी के बाईं ओर सी है हमारा, और सी के दक्षिण पूर्व में ये देखिए ये डी है, और डी के बाईं ओर कौन है, सी, और सी का दक्षिण पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में कौन है, ए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ मैन वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट, हिज वाइफ सेड दैट हिज शेडो फेल ऑन हिज राइट। If the wife was walking in the opposite direction of the man, then which direction the wife was facing? यानी कि एक आदमी शाम को सूरज ढलने से ठीक पहले टहल रहा है था। उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी परछाई उनके दाहिनी ओर पड़ी। यदि पत्नी पुरुष के विपरीत दिशा में चल रही है तो पत्नी का मुख किस दिशा में था। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए ऑलवेज याद रखिए कि शेडो हमेशा हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। जैसे कि अगर हम सामने है, सूरज हमारी तरफ सामने ऐसे पड़ रहा है तो हमारा शेडो हमारे पीछे होगा, या सूरज हमारे पीछे पड़ रहा है तो हमारा शेडो हमारे आगे होगा। इसी तरह अगर दाएं लाइट पड़ रही है तो शेडो बाएं पड़ेगा, और बाएं लाइट पड़ रही है तो शेडो दाएं तरफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही शाम को सूरज ढलने के बाद, सूरज ढलने से ठीक पहले, तो सूरज किधर किस डायरेक्शन में ढलता है, सूरज ढलता है वेस्ट मतलब पूर्व डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर वो जो पर्सन है अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, यानी कि उसका फेस वेस्ट में होगा, तो उसका जो शेडो होगा वो उसके कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। या उसका अगर फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उसका शेडो कहाँ बनेगा, उसका शेडो अभी भी कहाँ बनेगा, उसके पीछे ही, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि उसके फ्रंट की तरफ, फेस की तरफ। तो ईस्ट और वेस्ट इसलिए कट गए क्योंकि ईस्ट और वेस्ट से क्या होगा, उसका जो शेडो होगा वो उसके आगे या पीछे बनेगा। लेकिन उसकी वाइफ ये कह रही है कि उसका शेडो उसके दाएं साइड बन रहा है। तो अब देखिए अगर वो पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा, दायां हाथ सॉरी बायां हाथ इधर होगा लेफ्ट, और दायां हाथ राइट इधर होगा। ठीक है, तो शेडो जब उसके बाएं तरफ पड़े, सॉरी लाइट जब उसके बाएं तरफ पड़ेगी तो उसका शेडो कहाँ पर बनेगा, राइट साइड। और उसकी वाइफ यही कह रही, उसकी पत्नी ने कहा कि उनकी परछाई कहाँ पड़ रही, उनके दाहिने पड़ रही, यानी कि वो जो इंसान है वो किस तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि अगर उसकी पत्नी उसके विपरीत दिशा में चल रही है तो पत्नी का मुख कहाँ होगा। तो अगर पर्सन इधर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो पत्नी किधर जाएगी, साउथ की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, साउथ की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। विक्रम्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड विच डायरेक्शन शैलेश वॉज फेसिंग। यानी कि एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। विक्रम की परछाई ठीक बाई ओर गिरी, शैलेश का मुख किस दिशा में था। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसे बनाते हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो सूर्योदय की बात हो रही है, यानी कि सनराइज की बात। तो सनराइज के टाइम सूरज सन किधर होता है, ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विक्रम की जो परछाई है, जो शेडो है, वो कहाँ पड़ रही है, ठीक बाईं ओर, यानी कि विक्रम के लेफ्ट साइड में। तो देखिए अगर विक्रम नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि तब उसका दायां इधर है और बायां इधर है। तो अगर इस टाइम इसके दाएं तरफ लाइट पड़ रही है, लाइट, तो शेडो कहाँ बनेगा, बाएं तरफ, यानी कि विक्रम का फेस कहाँ है, नॉर्थ साइड में। तो शैलेश का फेस पूछ रहा है किधर, और पहले ही कह दिया है कि विक्रम और शैलेश एक दूसरे की तरफ क्या है, पीठ करके खड़े, यानी कि ऑपोजिट है। तो अगर विक्रम का फेस नॉर्थ है तो शैलेश का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, तो एक गर्ल की फोटोग्राफ है। ठीक है, हमने बना लिया। और कौन कह रहा है, राजन कह रहा है, राजन सेड। ठीक है, राजन कह रहा है, क्या कहा कि शी हैज नो सिस्टर और डॉटर, यानी कि ये जो लड़की है इसके पास सिस्टर और डॉटर, यानी कि बेटी और बहन दोनों नहीं है। बट हर मदर इज दी, यानी कि इसकी जो मम्मी है, मदर, इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी मदर की ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर। ठीक है, ओनली डॉटर,
यानी कि देखो ये राजन की मम्मी और राजन की मम्मी की अगर कोई बेटी है ये, तो राजन और ये क्या बन गए, भाई बहन बन गए। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड विद राजन्स मदर, यानी कि राजन की मम्मी से कैसे वो लड़की रिलेटेड है। तो ये देखिए ये मम्मी और मम्मी की मम्मी यानी कि ग्रैंड मदर हो गई। तो यहाँ पे रिश्ता क्या आया, ये ग्रैंड मदर है और ये ग्रैंड डॉटर है। तो पहले किसका नाम कह रहा है, हाउ इज द गर्ल, तो गर्ल का रिश्ता क्या है, ग्रैंड डॉटर का। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ अमित्स फादर, यानी कि अमित के फादर, अमित्स फादर इज बिल्लूज फादर, ठीक है, तो ये है हमारे बिल्लू, ठीक है, इनके फादर क्या लिखा, अमित्स फादर इज बिल्लूज फादर ओनली सन, यानी कि बिल्लू के पापा के क्या हैं, ओनली सन है। ठीक है, तो बिल्लू के पापा कि ओनली सन, तो वो बिल्लू हमने क्या कहा कि ओनली सन मतलब हम खुद की, जैसे अगर हमने कहा कि हम अपनी मम्मी के ओनली डॉटर हैं, यानी कि हम खुद की बात करें, तो बिल्लू के पापा का ओनली सन कौन हुआ, बिल्लू खुद ही हो गया, है ना, बिल्लू जो है वो खुद ही हो गया। फिर पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अमित एंड बिल्लू, यानी कि अमित अब बिल्लू से कैसे रिश्तेदार है, यानी कि जो अमित के पापा हैं वही बिल्लू हैं। तो अब क्या ये रिश्ता बन गया, फादर और सन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही है, फादर सन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्लाइट टू मुंबई लीव्स एवरी 5 आवर्स, यानी कि मुंबई के लिए हर 5 घंटे पे एक फ्लाइट छूटती है। एट द इंफॉर्मेशन काउंटर, यानी कि इंफॉर्मेशन काउंटर पर आई लर्न दैट द फ्लाइट टूक ऑफ 25 मिनट बिफोर, मैंने पढ़ा कि फ्लाइट जो है वो 25 मिनट पहले ही चली गई है। इफ द टाइम नाउ इज 10:45 AM, यानी कि जो 25 पहले मिनट गई है उस टाइम मैंने टाइम देखा तो 10:45 हो रहा था। तो व्हाट इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट, तो अब अगले फ्लाइट का टाइम क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या लिखा था कि फ्लाइट लीव्स कब छोड़ रही है, हर 5 घंटे पे। ठीक है, और फ्लाइट जो है वो लेफ्ट मतलब चली गई, कब चली गई, 25 मिनट बिफोर, मतलब 25 मिनट पहले चली गई। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, नेक्स्ट फ्लाइट जो है हमारी वो 5 घंटे पे चलती है, हर 5 घंटे पे चलती है। ठीक है, तो हर 5 घंटे पे चल रही है, लेकिन इस बार वो 25 मिनट पहले चली गई, तो 5 घंटे में भी 25 मिनट पहले ही हम देखेंगे, है ना, यानी कि 5 घंटे में से हम 25 मिनट घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, 0460 और 0025, 10 में से 5 गया 5, 6 और 5 में से 2 गया 3, और ये कितना हो गया 0 और 4, यानी कि 4:35 पे मतलब 4 घंटे 35 मिनट पे अगली फ्लाइट छूटेगी। कब, अब वो भी देख लेते हैं कितनी देर में। तो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए हमें क्या करना होगा, 5, अभी जो फ्लाइट गई वो गई है 10:45 पे, इसमें से 4:35 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 5 10 0 1 कैरी 3 1 4 4 8 और 10 4 14, और यानी कि 14 घंटा 80 मिनट। तो 80 मिनट को हम लोग 60 मिनट और 20 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 60 मिनट 1 घंटा हो गया, यानी कि 15:20 और 15:20 15 कितना होता है, 12 13 14 15, यानी कि 3:20 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 3:20 पे अगली फ्लाइट छूटेगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सैम सेड टू रीता, ठीक है, सैम सेड टू रीटा, एक रीटा है और एक सैम है। तो सैम ने रीटा से क्या कहा, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि उसके पापा ही हुए, मम्मी के हस्बैंड पापा ही होते हैं। ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, यानी कि पापा की जो सिस्टर है वो क्या है, मेरी आंटी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सैम सेड टू रीटा योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंटी। तो अब ये देखिए मम्मी के हस्बैंड क्या हुए, पापा, और पापा की जो बहन है वो क्या होती है, आंटी, यानी कि रीता की भी वो क्या हो गई, आंटी हो गई। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ इज रीटा
रिलेटेड टू सैम। तो जब इनकी भी आंटी है और सैम की भी आंटी है तो ये दोनों क्या हो गए, या तो भाई बहन या बहन बहन। लेकिन पूछ रहा है किसका नाम पहले, रीटा का, तो रीटा फीमेल है तो रीटा सैम की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिस्टर सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ विमेन अमित सेड द ओनली सन ऑफ हर फादर इज माई फादर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट लेडी। मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसके पिता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो बना लेते हैं अमित और दूसरा कौन है, विमेन। और क्या कह रहा है कि उस विमेन द ओनली सन ऑफ हर फादर, उसके पापा का, उसके फादर का जो ओनली सन है। अमित ये कह रहा है कि ये जो विमेन है उसके पापा का जो ओनली सन है वो कौन है, मेरे पापा है, यानी कि ये मेरे पापा हो गए। ठीक है, अमित के फादर हो गए। ठीक है, तो विमेन के फादर का ओनली सन, यानी कि अगर हम कहें कि मेरे पापा का ओनली सन, तो मेरे पापा के ओनली सन कौन होंगे, मेरा खुद का भाई होगा। यानी कि ये विमेन और ये जो ओनली सन है ये दोनों कौन है, भाई बहन है। ठीक है, फिर पूछ क्या रहा है, हाउ इज अमित रिलेटेड टू लेडी। अब यानी कि ये अमित इस लेडी, इस विमेन से किस तरह रिलेटेड है। तो देखो ये इसके पापा हैं, पापा की जो बहन होंगी वो कौन होंगी, आंटी। तो आंटी और अमित क्या हो गया, उस आंटी का भतीजा हो गया। ठीक है, तो हाउ इज अमित रिलेटेड, तो अमित इस विमेन का क्या हो गया, भतीजा, मतलब नेफ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बना लेते हैं इसको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक आदमी है वो ईस्ट की तरफ चला, कितना, 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देन ही टर्न्स टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से वो साउथ की तरफ घूमा और कितना चला, 4 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, वो अगेन दोबारा ईस्ट की तरफ मुड़ा और कितना चला, 1 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही वॉक्स 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से अब वो नॉर्थ की तरफ कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। फिर पूछा हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, इससे पूछ रहा है कि अब वो कितनी दूरी पे है। तो हमने कहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन में हम किसका अप्रोच करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो ये देखिए ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। ये देखिए ये 4 किलोमीटर है और टोटल ये 8 किलोमीटर है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और टोटल जब 8 है तो इतना कितना होगा, हम टोटल में से इतना घटा देंगे, 8 में से 4 गया, 4 किलोमीटर, यानी कि ये हमें मिल गया 3 किलोमीटर और ये मिल गया 4 किलोमीटर। ये कर्ड यानी कि हाइपोटेनस हमें यही निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला हमने क्लास में बताया था, डायरेक्शन वाले में क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर और बेस कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 यानी कि 25, ये आया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा और रूट से ये बाहर आएगा कितना, 5 किलोमीटर, यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 13 to 20 इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अ क्यूब ऑफ ईच साइड हैज 4 सेंटीमीटर, ईच साइड हैज बीन, क्या है, अ क्यूब ऑफ ईच साइड 4 centimeter has been painted black, red and green on pairs of opposite faces. It is then cut into a small cube of each side 1 centimeter. यानी कि कह रहा है कि एक क्यूब है, एक घन है, उसका हमने अपोजिट डायरेक्शंस को रंगा है किस किस कलर से, ब्लैक से, रेड से और ग्रीन से। यानी कि जैसे कि देखिए ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, तो ये 1 मिनट इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखिए क्यूब बनाते हैं अगर हम, तो ये हमारा एक क्या बन गया, क्यूब बन गया। ठीक है, क्यूब में कह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से एक पेयर में है, अब किसमें किसमें, ब्लैक, रेड और ग्रीन में। तो देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, हमने ले लिया इन दोनों को ब्लैक। ठीक है, एक फेस ये हो गया और एक फेस उसके पीछे वाला, उसको हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों ब्लैक है
और इसके पीछे वाला ग्रीन है, और ये एक फेस ये ऊपर वाला हो गया और एक फेस ये नीचे वाला, तो इसको हमने ले लिया रेड। ये चीज़ें ये कह रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर का है जो घन, तो कह रहा है कि सबको हमने किस में काट दिया, 1-1 सेंटीमीटर में। तो ये देखिए, अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर का है तो 0 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर का है, और सबको हमने 1-1 सेंटीमीटर में काटा, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अगला ये 4। कितने क्यूब बने, 1 2 3 4, यानी कि 4 क्यूब बन रहे हैं। स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। हमने बताया था ना कि जब काटने पे जितने क्यूब बनते हैं वो हमारे स्मॉल n की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इतना क्लियर हो गया। 13 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। हमने कहा था कि जब हमें टोटल क्यूब निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, n क्यूब। तो स्मॉल n की वैल्यू हमें मिल गई 4, उसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर हम नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। तो हमने अभी स्टार्टिंग में जब क्विक रिवीजन कराया था तो हमने कहा था कितने भी तरह का वो क्यूब हो, 6x6 हो, 6x6x6 हो, या 4x4x4 हो, मतलब कोई भी उसका मेजरमेंट हो, 3 फेस सिर्फ और सिर्फ 8 क्यूब के कलर होते हैं, ठीक है। तो हमें इसको देखते ही बस टिक लगा देना बिना किसी कैलकुलेशन के। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेसेस का हमने फॉर्मूला बताया था 12 इंटू n-2। n की वैल्यू भी हम लोगों ने देखी है 4, तो 4 - 2 कितना हो गया 12, 4 में से 2 गया 2, 12 2 जा 24, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही है, 24। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। 1 फेस के लिए फॉर्मूला होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 n की जगह 4 - 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4 में से 2 गया 2, 2 2 जा 4, यानी कि 24, ये भी आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 24 सही है। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव नो फेस पेंटेड। नो फेस के लिए हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला कहा था, n-2 का होल क्यूब। तो n की जगह हम 4 रखेंगे, 4 - 2 का होल क्यूब कितना हो गया, 2 का होल क्यूब, मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 8, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक एंड ग्रीन एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ 2D में बनाना मुश्किल है, सिर्फ इमेजिनेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि आमने सामने हमने ब्लैक और दाएं बाएं, मतलब आगे आमने सामने ब्लैक लिया था, दाएं बाएं ग्रीन लिया था, और ऊपर नीचे रेड लिया था। तो अगर ये ब्लैक है तो इसके पीछे भी ब्लैक होगा, ये ग्रीन है तो इसके भी पीछे इधर जो बना होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। हमें ब्लैक और ग्रीन के बताना है, और ये ऊपर वाला क्या होगा, रेड होगा। तो हमने यही सारे स्टेटमेंट में दिया था, हमें ब्लैक और ग्रीन के ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनके सिर्फ 2 फेस पेंट हो, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि 4 × 4 का क्यूब है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ, फिर इसके बाद 4 होंगे, फिर इसके बाद 4 होंगे, और फिर एक इसके बाद 4 होंगे, यानी कि 4 × 4 का ये क्यूब है हमारा, ठीक है। तो देखिए हमें सिर्फ 2 फेस पेंट चाहिए, और कौन कौन से, ब्लैक और ग्रीन। ये देखिए जो ऊपर वाले क्यूब है ये, इसमें एक तरफ इसका ब्लैक होगा, एक तरफ ग्रीन होगा, और एक तरफ ऊपर हमें क्या मिल रहा है, रेड। तो यानी कि ये वाले सारे हमें ब्लैक ग्रीन रेड में मिलेंगे, तो ये तो हमारा पहले ही चला गया। इसी तरह नीचे के सारे ब्लैक ग्रीन और रेड में मिलेंगे, तो ये भी चला गया। और ये जो बीच के इस तरह से देखिए, जो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लेयर में 4 4 है ना, ये हमारे 4 4 हैं, ठीक है। तो ये जो बीच के 4 क्यूब हैं, ये तो सिर्फ एक ही कलर, अगर ये ब्लैक वाला फेस है तो ब्लैक ही मिलेगा, अगर ये ग्रीन वाला है तो ग्रीन, क्योंकि ये बीच का है, इनके सारे पार्ट्स तो अंदर है, तो ये कलर ही नहीं होंगे। तो बचे कितने, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ऐसे क्यूब होंगे जिनके 2 फेस ब्लैक और ग्रीन में होंगे, तो एक साइड में यहाँ 4, ऐसे ही उसके अपोजिट साइड में भी 4 होंगे। कितने टोटल हो गए, 8 हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 क्यूब ऐसे हैं जिनके 2 फेस ब्लैक और ग्रीन से रंगे हुए हैं। अब पूछ रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड। ऐसे कितने होंगे जो सिर्फ एक ही ब्लैक पेंट से रंगे होंगे, तो वो भी हमारे क्या होंगे। तो अभी हमने दिखाया ना कि अगर हम ये ब्लैक वाला फेस लें
तो एक ये फेस, एक इसके पीछे वाला ब्लैक फेस होगा। तो ये ऊपर वाले तो सारे क्या होंगे, सबके 3-3 कलर होंगे, नीचे वाले के भी 3-3 कलर होंगे, और जो यहाँ वाले होंगे इनके 2 होंगे, एक इधर वाले और एक इधर वाले, और ऐसे ही इसके भी एक इधर वाले एक इधर वाले, 2-2 कलर। यानी कि यहाँ बचे जो 4 क्यूब होंगे, ये इनके ऊपर सिर्फ एक ही कलर होगा। अगर ये ब्लैक फेज में है तो ब्लैक, ग्रीन में है तो ग्रीन, रेड में है तो रेड, क्योंकि इसके बाकी के जो फेस है वो अंदर की तरफ है तो वो तो कलर हुए नहीं। तो एक फेस में ये 4 हैं, तो एक इसके पीछे का भी फेस होगा, तो वो कितने मिलके हो गए, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ 8 सही है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट वन फेस पेंटेड। कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिनके कम से कम एक फेस पेंट हो। तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यानी कि हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि एटलीस्ट वन फेस में हमें क्या क्या मिल जाएगा, 1 फेस प्लस 2 फेस और 3 फेस। तीनों फेसेस में 1 फेस तो कम से कम कलर रहेंगी। 1 फेस का फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 फेस का होता है 12n-2, और 3 फेस का हम लोग जानते हैं सीधे हम लोग 8 लिखेंगे। तो 6n की वैल्यू 4 है, 4-2 का होल स्क्वायर प्लस 12, 4-2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 24, ये भी हो जाएगा 24 और ये 8, तो 24 24 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25। हमने कहा जब भी किसी टाइम का अगर हमें एंगल निकालना होता है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला रखते हैं, m इज इक्वल टू, m क्या होता है मिनट, 2/11, आई मतलब इनिशियल टाइम जो घंटा होता है, इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इस पे हम सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। हम लोगों ने बचपन में ही मैथ्स में पढ़ा था कि जब रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो हमारा सॉल्व करके जो एंगल आता है उसको 180 में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, सॉरी 180 नहीं, 360 से। टोटल एंगल एक स्क्वायर का कितना होता है, 360। ठीक है, तो 360 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब हम जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे m की जगह मिनट कितना है, 25, तो 25 इज इक्वल टू 2/11, और i कितना है 10 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 275, और 2 इधर नीचे आएगा, अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 30 कितना होगा 300 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे 300 इधर भेज दें इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 275/2 माइनस 300 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 275 माइनस 600 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, हमने ये प्लस माइनस वाला बताया था कि अगर सॉल्व करने पे इधर वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो हम माइनस थीटा लेके माइनस माइनस हटा देंगे, और अगर प्लस में आएगी तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी 600 बड़ी है, यानी कि किस में आएगी, माइनस में, तो हमने यहाँ ले लिया माइनस थीटा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 325 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस के साथ आ रही है और ये माइनस थीटा, माइनस से माइनस गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 325/2। फिर हमने कहा रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमें क्या करना होगा, 360 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब 360 में से इस 325/2 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके यहाँ पे हो जाएगा ये 720 माइनस 325/2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ जाएगा 395 अपॉन में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे होल में तो ये हो जाएगा 197 होल 1/2 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब अगला 22 क्या कह रहा है, एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन दी सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। सेम स्ट्रेट लाइन लेकिन नॉट टुगेदर, मतलब ये हमने क्लॉक वाले में बताया था कि कितना एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह के सवाल में हम लोग वो गैप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और 180 डिग्री में गैप कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग सीधे रख देंगे 60/11 आई प्लस माइनस गैप। ठीक है, तो 60/11 आई की जगह क्या है हमारा, इनिशियल टाइम 7 है, प्लस माइनस गैप कितना है 6। तो हमने कहा था हमारा प्रेफरेंस होता है घटाना माइनस करना। अगर घटाने पे वैल्यू निगेटिव आ रही है तब हम वहां दोबारा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 में से 6 आसानी से घट जाएगा, तो कितना हो गया 60/11 इंटू 1, यानी कि 60/11। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
5 होल 5/11। तो टाइम अब हमारा क्या बन गया, 7:05 होल 5/11। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है। अगला क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई और घंटी की सुई के बीच का कोण बताओ जब समय कितना हो, 4:20 हो। तो 4:20 को देखिए, जब हम इसे देखें तो ये 4 1 4, 4 5 20, यानी कि ये 1:5 का रेशियो आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, मिनट को सीधे हाफ कर देते, तो मिनट को जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आर दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। एक दिन में समकोण कितनी बार दोनों घड़ियां बनाती हैं, तो यह हमने पढ़ाया था कितनी बार, 44 टाइम्स। तो ये हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ए स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक दिन में ये दोनों घड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार आती हैं, 22 बार आती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो आई होप आपको आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में। और नोट्स के लिए आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। साथ में आज आप लोगों को बहुत आसानी से सब समझ में आएगा कि सवाल को अप्रोच करने के तरीके कैसे होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई ज़रूर किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।